नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। अच्छे दिनों का जुमला दोहरा दोहरा कर देश में बीते करीब 10.5 साल से राज कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी जो पूरी की पूरी कुनबा है, नरेंद्र मोदी कुनबा, अब उनके बुरे दिन आ रहे हैं। और वैसे तो बुरे दिन लोकसभा चुनाव 2024 में जो नतीजे आए उसके बाद से ही जिस तरीके का पराभव का दौर है वो हम देख रहे हैं। ब्रांड मोदी की स्थिति किसी से छुपी नहीं है। और जो लोग मुंह नहीं खोल पाते थे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी दल में जिस तरीके से इनका टेरर था दोनों का, मोदी और शाह का, तो वो भी बोल रहे हैं। जो सहयोगी दल हैं उस तरफ से भी निरंतर आवाजें उठ रही हैं। और अब लगता है ये सब तो बीती बात हो रही है। अब ताजा खबर, बड़ी खबर एक निकल कर जो आ रही है, शायद गोदी मीडिया तो वो दिखाएगा नहीं आप लोगों को, और ना उसकी हिम्मत या ताकत होगी कि इस खबर को वो प्ले करे। जैसा वो छोटी छोटी खबरें जो एजेंडा है, मोदी शाह का एजेंडा है, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, जिसे इंप्लीमेंट करता है पूरे पूरे दिन और एक तहलका सा मचा देता है। तो जो खबर है तहलके वाली है। और खबर निकल कर ये आई है कि बेंगलुरु की एक स्पेशल कोर्ट ने जो चुनावी चंदा घोटाला है उसमें एफआईआर करने के आदेश दे दिए हैं। 18 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है उस आदेश को। और शायद जो मैं कह रहा हूं कि गोदी मीडिया इसको आपको नहीं दिखाएगा, चलेगी तो कहीं टिकर बिकर में चल जाए तो चल जाए, अभी तक आपके समक्ष पहुंची नहीं होगी। और निश्चित तौर पर ये जो खबर है, इसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहब और जो चंदे का पूरा खेल है उस खेल को खेलने वालों को हिलाया हुआ है। बीजेपी में इस जो एफआईआर है उसको लेकर निश्चित तौर पर चिंता की लकीरें हैं और सनसनी भी है और घबराहट भी है। अभी जो आदेश हुआ है वो हुआ है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के खिलाफ। और स्पष्ट किया है जो याचिकाकर्ता है, उन्होंने जो शिकायत की है, उन्होंने कहा है कि जबरिया चंदा वसूली हुई है। और पहले तो मानने को तैयारी नहीं थी भारतीय जनता पार्टी या उसके पूरी के पूरे रणनीतिकार पैरोकार, वो निरंतर इसको कंडेम करते रहे थे। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने एक डंडा चलाया था तो वो चंदे का हिसाब जरूर देना पड़ा था। लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके से उस पर पानी फेरा जा सकता था पूरे के पूरे मसले मामले पर, उस पर अडिग और लगी हुई थी भारतीय जनता पार्टी। और बार बार जो इंडिया ब्लॉक है, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हो चुके राहुल गांधी हैं, वो बहुत पहले से कह रहे हैं और अभी निरंतर कह रहे हैं, और साथ साथ इंडिया ब्लॉक के सारे नेता कह रहे हैं कि जब हमें देश में राज करने का अवसर मिलेगा तो इनके घपले घोटालों को हम खोलें और किसी को बख्शेंगे नहीं। जिस जिसने देश को चूना लगाया है, जिस जिसने देश के साथ छलावा किया है, वो कोई बख्शा नहीं जाएगा। तो ये जो मामला मसला है, और इसमें यह भी निकल कर कहीं आ रहा है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बीते दिनों वो गणेश उत्सव के समय देश के जो चीफ जस्टिस हैं उनके निवास पर पहुंचे थे। वो गणेश वंदना का तो कोई दृश्य भूल नहीं सकता है। संदेश कुछ देने का प्रयास था, कोशिश थी, और लगता है कि वो चल नहीं पाया है। तो कुल मिलाकर जो ये ताजा घटनाक्रम है और ये जो एफआईआर हुई, और ध्यान करिए कि अभी जब कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ आदेश हुआ था मुकदमा चलाने का, तो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बोमा बोम कर रही है, उनसे इस्तीफा मांग रही है। तो अब कहीं लगता यही है कि कम से कम निर्मला सीतारमन भी उसी श्रेणी परिधि में आ गई, एफआईआर का बात हो गई। और साथ साथ यदि नैतिकता वाली बात हो, हालांकि है नहीं नैतिकता, बड़ा हास्यास्पद सा, मैं आप कहेंगे कि कैसी बात करता हूं, मोदी शाह या इनसे कोई नैतिकता की उम्मीद की जाए, तो अब ये मामला मसला अब गले की फांस तो था ही था और अब और ज्यादा मुश्किल पैदा करने वाला हो गया। तो आज जो हमारा ये कार्यक्रम होता है, इसमें चलेंगे हमारे खास मेहमानों के पास चर्चा के लिए। ये जुड़ गए हमसे श्री अरुण दीक्षित साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और दिनेश कुंवर साहब जुड़े हैं। मैं दोनों का स्वागत करूंगा और दोनों का परिचय मैं देता हूं। और बहुत सीनियर लोग हैं, प्रत्येक जो घटनाक्रम होते हैं देश दुनिया में उस पर आपकी निगाह नजर होती है, दीर्घ अनुभव, साफ साफ बोलना, खरा खरा बोलना। तो मैं स्वागत करूंगा। अरुण जी, आपसे शुरुआत करता हूं। ये जो आई है सूचना, आ गई है, और मैंने जैसे कहा 18 घंटे से ज्यादा हो चुका है कोर्ट द्वारा आदेश दिए हुए। नहीं है वो चर्चा जैसी होती है, गोदी मीडिया जैसा बवाल मचाता है, जिस तरीके से उसको तहलका मचाने वाली खबर कहता है। चूंकि अब ये सरकार विरोधी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं फंसते दिख रहे हैं, पूरा उनका कुनबा फंस रहा है, और निर्मला सीतारमण जी पे एफआईआर के आदेश हो गए। पहली प्रतिक्रिया सर आपकी अरुण जी। देखिए संजीव जी, सबसे पहले बीजेपी क्या करेगी? बीजेपी सबसे पहले कांग्रेस को घेरेगी, क्योंकि कर्नाटक कांग्रेस शासित राज्य है। अब वहां के मुख्यमंत्री को इन्होंने घेरने की कोशिश की और घेर घार के एक एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज करा दी। तो अब वहां कोर्ट के आदेश पर
केंद्रीय वित्त मंत्री के खिलाफ जो फैसला आया है, उनके खिलाफ एफआईआर के आदेश जो दिए गए हैं, उन पर बीजेपी इस एफआईआर की गंभीरता को कम करने के लिए वो पॉलिटिकल ड्रामा करेगी और किसी भी तरह से ये दिखाने की कोशिश करेगी कि ये पॉलिटिकल खेल है। लेकिन वास्तव में उस कोर्ट ने बहुत ही गंभीर फैसला दिया है। ये एक शुरुआत है, ये नींव का पत्थर, मील का पत्थर नहीं, नींव का पत्थर साबित होगा ये आदेश। आप याद करिए 2017 के बजट में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली इलेक्टोरल बॉन्ड योजना लाए थे और जनवरी 2018 में मोदी जी की सरकार ने इसे नोटिफाई कर दिया था। उसके बाद जनवरी 18 से लेके और 23 तक लगभग 6 साल खुली लूट हुई है। देश की 771 कंपनियों से 11,484 करोड़ रुपया वसूला गया है। इसमें ऐसा नहीं कि दूसरे पार्टियों को नहीं मिला है, जहां जिसका प्रभाव था, जहां जो सत्ता में था उसे मिला, लेकिन एक मोटा हिस्सा, लगभग 2/3 हिस्सा बीजेपी को गया है। और इसका इस्तेमाल कैसे हुआ, क्या हुआ, ये पूरे देश ने देखा है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने 14 फरवरी को इस पर रोक लगा दी थी इसी साल कि भाई योजना गैर संवैधानिक है, असंवैधानिक है, इसको तत्काल बंद किया जाए। इसके बाद जब इसके डिटेल पूछे गए तब भी सरकार ने बहुत हाथ पांव मारे। स्टेट बैंक एकदम रोने लगा कि साहब हिसाब नहीं दे पाएंगे, लेकिन जैसे ही थोड़ी नटबोल्ट टाइट हुए वो सारा हिसाब ले आए और उससे पता लग गया कहाँ किसने क्या। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो सबसे पहले देखने को मिला कि वो अरविंद केजरीवाल के मामले में, कि वो व्यक्ति जो अप्रूवर बना उसने करीब 68 करोड़ का चंदा बीजेपी को दिया। अब एक अपराधी, एक अभियुक्त अप्रूवर बना, उसने इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत चंदा दिया, तो उसकी शिकायत पर मुख्यमंत्री ही जेल चले गए। ये इलेक्टोरल बॉन्ड का खेल था। कुल मिला के यह है कि वहां मरोड़ के नरेंद्र मोदी ने कंपनियों से चंदा लिया और अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को इसी की आड़ में निपटाया। दूसरी बड़ी चीज यह है कि जो दवा बनाने वाली कंपनियों से जो मोटा पैसा लिया गया है, उसमें तो सबसे बड़ी बात है कि जो 5 रुपए की गोली है, अभी बीच में कई चीजें निकल के आई सोशल मीडिया पे कि 5 रुपए की गोली 250 रुपए में बेचने लगे वो लोग जिन्होंने पैसा दिया था। तो ये जो चंदा, ये कह के कि इलेक्टोरल बॉन्ड में जो है वो पारदर्शिता होगी, सबको मिलेगा, ये तो लूट का बहुत शानदार जरिया। और लूटा कौन गया? अगर 5 रुपए की गोली हम और आप 250 रुपए में खरीदेंगे या 300 रुपए में खरीदेंगे तो लूट तो हम रहे हैं। पैसा तो मोदी जी की पार्टी या दूसरे दल ले गए, लेकिन इस देश का आम आदमी पिसा इस चंदे में। कोई ऐसी पार्टी, ऐसा कोई कंपनी नहीं है जिसने जो पैसा इन्हें दिया, या तो वो पैसा साइफन हुआ सरकारी धन से, या ठेके वाली कंपनियां उन्होंने ठेके में से पैसा निकाल के दिया और काम नहीं किया, या दवा कंपनियां हैं तो उन्होंने दवा के दाम बढ़ा दिए। दूसरी कंपनियां हैं उन्होंने सीधा पॉलिटिकल गेम खेला, जिसके बदले में जो सरकार ने सीधे शब्दों में कहे तो ब्लैकमेलिंग की। बीजेपी, मोदी सरकार और तमाम बीजेपी शासित राज्यों में कंपनियों की वहां मरोड़ के पैसे वसूले गए। ये लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक था और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक करार देते हुए रोक लगाई इस पर अभी भी इसके दोषी एडीआर ने 2019 में मुकदमा किया था सुप्रीम कोर्ट में। अभी जो है जनाधिकार संघर्ष परिषद की शिकायत पर ये एफआईआर दर्ज की है। तो ये सारी चीजें लोग लगे हैं, एनजीओ काम कर रहे हैं, पर उनके ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है। पहली बार छोटे कोर्ट से एफआईआर का ऑर्डर हुआ है। मुझे उम्मीद है कि कर्नाटक में ये एफआईआर होगी, लेकिन मैं चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट एक बार ये ऑर्डर दे कि किस कंपनी से किस तरह किसने कितनी वसूली की है, ये भी जांच में सामने आना चाहिए, क्योंकि ईडी की भूमिका संदिग्ध है। ईडी के जरिए ही वसूली हुई है। Exactly. तो कोई एक नया, मुझे तो लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के सर्विंग जज की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया जाना चाहिए। इस आयोग में सभी वर्गों के लोग हों, वो ब्यूरोक्रेसी के लोग भी हों, फाइनेंस के लोग भी हों, पब्लिक के लोग भी हों। उनके सामने ये सच आएगा कि कैसे और किस तरह देश में एक नया कीर्तिमान, जो ये कहते थे कि पहले कभी नहीं हुआ, खुद को अविनाशी बताने वाले सज्जन ने किस तरह लूटा है। और लूट किस पर पड़ी?
15 लाख का तो जुमला हो गया, लेकिन दूध हम 65 रुपए किलो खरीद रहे हैं, हम जीएसटी किताब कॉपी खाना पीना सब पे दे रहे हैं, वो अलग है। लेकिन जिन कंपनियों ने इन्हें चंदा दिया, जिससे पूरे देश में आलीशान 5 स्टार बिल्डिंगें बन रही हैं, जिससे पूरे देश में कांग्रेस और अन्य दलों के विधायक और सांसद और मंत्री खरीदे जा रहे हैं, वो पैसा किसकी जेब से निकल रहा है? वो पैसा हमारी आपकी जेब से निकल रहा है। और इसके लिए नरेंद्र मोदी कभी भी मुंह नहीं खोलेंगे। क्यों? क्योंकि मुद्दों पर उनका मुंह बंद हो जाता है। उदाहरण के लिए अभी आप ले लीजिए, हरियाणा में चुनाव में उनके भाषण में उन्होंने बताया कि जब वो गए थे अमेरिका, तो वहां हरियाणा की युवक युवतियां नाचते नजर आए, उन्होंने नृत्य पेश किया, अमेरिका में उन्हें हरियाणा दिखाई पड़ा। लेकिन वहीं राहुल गांधी जब गए तो उन्हें हरियाणा में वो लड़के दिखे जो किसी तरह डिब्बों में बंद होके जान जोखिम में डाल के वहां पहुंचे और घर भी नहीं लौट सकते। उनकी क्या दुर्गति है? तो यही फर्क है। नरेंद्र मोदी लगातार झूठ बोलते हैं, बोल रहे हैं, बोलते रहेंगे, वो उनकी आदत है, आदतन झूठे हैं वो। लेकिन ये मुद्दा ऐसा है कि अब इस एफआईआर के आदेश पर अमल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के एक बार इसमें फिर से विचार करना चाहिए और उसको इस सख्त आदेश देके इस पूरे मामले की जांच करवानी चाहिए। बिल्कुल अरुण सर, सही आप कह रहे हैं। और आपने जो कहा, ये एक कमीशन बना दिया, लेकिन जो इनकी फितरत है, मैं पहले दर्शकों को जरूर बताना चाहूंगा कि जिस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं वो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स में जो घपलेबाजी घोटालेबाजी हुई है, लूटा गया है देश को। और अभी अरुण सर ने कहा, मैं वो एक सवाल पुनः पूछूंगा आगे जाकर कि वो जो जिन लोगों को केजरीवाल की बात की, उन्हीं लोगों से चंदा लिया गया, सारी चीजें हैं, खुली है देश के सामने। अब इस मसले मुद्दे पर बीजेपी बुरी तरह फंस गई है। निर्मला सीतारमन पर बेंगलुरु की एक स्पेशल कोर्ट ने जो जन अधिकार संघर्ष परिषद की याचिका पर एफआईआर करने के आदेश जारी कर दिए हैं। 18 घंटे से ज्यादा का वक्त है। गोदी मीडिया इस खबर को नहीं दिखाएगा, हम दिखा रहे हैं आपको, और हम निरंतर दिखाते हैं ऐसी खबरें। हमसे ना हम छुपाते हैं, ना कोई आपसे कोई वो करते हैं, सब कुछ सामने है। दिनेश जी, मैं आपके पास आऊंगा और जानना चाहूंगा, जो खाऊंगा और ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, खुल चुकी थी पोल। अब ये जो मसला मामला है, भले निर्मला सीतारमन को कोर्ट ने अपने टारगेट पर लिया है, कहा गया उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च हो, लेकिन पीछे सारा कुछ कैसे देखते हैं? इसमें क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच पाएंगे? क्या उनकी और जो बाकी कैबिनेट है, अगर खुलेगा पूरा ढंग से, इस पे होगा जैसे अरुण जी कहते हैं कि इसमें कमीशन हो और उस पर पूरी की पूरी पड़ताल हो जाए, क्या बीजेपी बच पाएगी? नड्डा बच पाएंगे? क्या कहेंगे आप दिनेश सर? देखिए, आपका आज का टाइटल बहुत खूबसूरत है कि आ ही गया ऊंट पहाड़ के नीचे, और एक दिन इस ऊंट को पहाड़ के नीचे तो आना ही था। मसला ये नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि इनसे इससे अलग कोई अपेक्षा करना, हमारा ऐसी अपेक्षा नहीं कर सकते हम। 2014 से पहले 2013 में जिस तरह से एक हाइप क्रिएट की गई कि मोदी आएंगे तो ये होगा, मोदी आएंगे तो वो होगा, गुजरात मॉडल और ये वो सब, लेकिन 10 साल में उस मॉडल की जो पोल खुली है वो हम सबके सामने है। ये जो एक कुनबा है, इसमें सच बोलने का शायद इनको मालूम नहीं है कि सच कैसे बोला जाता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि इनको सच बोलने नहीं आता है, इन्हें मालूम ही नहीं कि सच क्या होता है। और दूसरी बात सबसे बड़ी ये है कि मुझे इस कुनबे की प्रवृत्ति जो है वो शांत या जिसको बोलते हैं ईमानदार नहीं लगती। यहाँ पर हफ्ता उगाही का एक ट्रेंड मेरे को लगता है कि यहाँ इसके लहू में घूम रहा है, और उसी कारण से ये सब चीजें हो रही हैं। और धन की लालसा इसलिए नहीं है कि इनको देश का हित करना है या देश आगे बढ़ाना है। इनकी लालसा सिर्फ ये है कि येन केन प्रेग्नेंट कैसे भी हो, आपको सत्ता हासिल करनी है, और उस सत्ता का जितना दुरुपयोग होकर फिर धन एकत्रित किया जा सके वो हमें करना है। और इस प्रक्रिया में आप ये सबसे बड़े धर्म रक्षक बने फिरते हैं। आप देखिए 250 करोड़ रुपया इन्होंने उस संस्था से ले लिया, उस ऑर्गेनाइजेशन से ले लिया जो गाय का मांस एक्सपोर्ट कर रही है या बेच रही है। तो ये सब चीजें जो हैं, इनका जो चेहरा दिखाने वाला है और इनके जो काम है वो हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और वाला जो मुहावरा है, इन पर बिल्कुल फिट बैठता है। तो कुल मिलाकर अभी जो ये घटनाक्रम हुआ है कि फाइनेंस मिनिस्टर के खिलाफ कोई मामला दर्ज होने जा रहा है या इसका आदेश पारित हो गया है, वो मसला
आप इस मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको हम बोलते हैं, आप इसकी हालत पिछले 5 साल से तो बद से बदतर होती देख ही रहे हैं। और हालत ये है कि ये उसके उस मुद्दे पर इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि इस गाय को चारा वो मालिक डाल रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो उस चारे को खाने की जो आदत पड़ गई और वो मलाईदार है, मसला ये नहीं है कि वो एक आम चारा है, वो मलाईदार चारा है, और उस मलाई खाने की आदत तब पड़ जाती है ना सर, तो फिर बाकी वो सूखा भूसा पसंद नहीं आता। इसलिए ये जो परिस्थिति बनी हुई है इस वक्त, ये उस लग्जरी में जी रहे हैं जिसे शायद 5 स्टार 7 स्टार से ऊपर की बात करते हैं। आप इनको हैंगिंग रेस्टोरेंट्स में कॉन्फ्रेंसेस करते हुए देख सकते हैं, जहां पर पहुंचने के लिए आम आदमी का सोच ही नहीं सकता। तो वो धन कहां से आ रहा है? नहीं वो बिल्कुल धन सर, आप 2-2 लाख के क्या 10-10 लाख के सूट और वो सूट बूट की सरकार और तमाम चीजें हैं। मैं अरुण सर ये पूछना चाहूंगा, जो गणेश वंदना जो की गई थी, क्या वो हो गया है वो टाइम पैसे? आप जो कहीं ये माना गया था कि नीचे कोई एक संदेश देने का प्रयास है, कैसे देखिएगा इसको? कि ठीक है लोअर कोर्ट और आपने कहा है कि भी बहुत सारा इसके बीच की कड़ियां होती हैं, लेकिन शुरुआत तो हो गई है। और जो गणेश वंदना, दोनों पर आपकी टिप्पणी? देखिए, सबसे बड़ी चीज है, गणेश वंदना की बात करें तो नरेंद्र मोदी ने खुद कहा था मैं गुजराती हूं और व्यापार मेरे खून में। तो सबसे पहले उन्होंने गणेश जी को, इससे पहले तो भगवान उनके पिताजी को शामिल कर चुके हैं। वो बनारस में शिव का पुत्र बताते हैं, कभी गंगा का पुत्र बताते हैं, तो गणेश जी के तो भाई हो गए वो। तो गणेश जी को भी षड्यंत्र में शामिल करने के लिए वो चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के घर गए थे। शायद चंद्रचूड़ जी थोड़ी गलती कर गए वो ये समझ नहीं पाए कि देश का प्रधानमंत्री भी इतनी बड़ी नौटंकी और इतना बड़ा खेल कर सकता है, क्योंकि पूरे देश में, पूरी दुनिया में वो तस्वीरें गई और मुझे सब पूरा देश जानता है कि तस्वीरें किसने वायरल की, खुद प्रधानमंत्री ने की। प्रधानमंत्री अगर किसी के घर पूजा में गए तो आपका कोई हक नहीं था कि वो व्यक्तिगत कार्यक्रम, वो सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं था, उसकी तस्वीरें आप खिंचवाए और उनको वायरल करें। हाँ, यहाँ गलती चंद्रचूड़ साहब से ये हुई कि उन्हें ये इसको कैमराइज करने से, कैमरे पर जो पिक्चराइज करने से रोकना चाहिए था, उन्होंने नहीं रोका, ये उनकी गलती है और इससे उनकी छवि को बहुत बड़ा धक्का लगा है। लेकिन मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि वो लाख कोशिश मोदी जी कर लें, लेकिन चंद्रचूड़ जी गुजरात के जजों की तरह आंखें नहीं बंद करेंगे, गुजरात के अफसरों की तरह एक तरफा खेल नहीं करेंगे। वो अभी भी सच का साथ देंगे और आने वाले दिनों में हमें ये देखने को मिलेगा। आप याद करिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने क्या किया था, और सुप्रीम कोर्ट के जज अभी गोगोई साहब तो बैठे हैं वहां राज्यसभा में बैठे हैं, इतने बड़े थे कि अपने खिलाफ आरोप की अपने आप जांच कर ली। तो चंद्रचूड़ जी इनसे कहीं बेहतर है, बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन पर दाग लगाया है नरेंद्र मोदी ने और मुझे ऐसा लगता है कि रिटायरमेंट के पहले वो इस दाग को धो देंगे। कोई भी असर नहीं होगा गणेश परिक्रमा का। गणेश परिक्रमा जो है वो शिवजी का हुआ था, चीफ जस्टिस महोदय का परिक्रमा जो है वो काम नहीं आने वाला है। दूसरी बड़ी बात जो आपने कही, सबसे बड़ा खेल क्या है? खेल ये है कि हर स्तर पर अगर कहीं से भी आप याद करो तो आज भी जस्टिस लोया की आत्मा तो भटक रही है। वो सुप्रीम कोर्ट में हो, हाई कोर्ट में हो, क्या हुआ, किसने कहा, क्यों उनकी हत्या हुई, कैसे वो मरे, ये सारी चीजें कोई भूला नहीं है। खासतौर पर देश की जनता को हर चीज याद रहती है। इनका एक तरीका है साम दाम दंड भेद, जिस पैसे की बात कर रहे हैं जो आया, उससे सबसे ज्यादा किसको खरीदा? भाई ब्यूरोक्रेसी को तो हर तरह से दबाया। आप किसी राज्य में जहां इनकी सरकार है वहां देखिए योग्य और अच्छे ब्यूरोक्रेट जो हैं ठंडे बस्ते में पड़े रहे हैं, दागी और घोषित बेईमान उनको आगे लाए हैं। कोई राज्य उठाइए, उत्तर प्रदेश के अभी एक बहुत महान अफसर का 50 करोड़ रुपया चोरी का गायब होने का चर्चा अभी भी चल रहा है। मध्य प्रदेश में भी ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, दिल्ली में ऐसे किस्से हैं, कश्मीर में ऐसे किस्से हैं, सब जगह, हरियाणा तो बड़े बड़े नाम है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो उन्होंने ये सोचा था कि वो सबको खरीद लेंगे, दबा लेंगे। राहुल गांधी के ऊपर कितना पैसा उन्होंने खर्च किया, राहुल गांधी क्यों निशाने पे रहे? क्यों? क्योंकि उनके पास एक तो समय था, वक्त था, उनके साथ एक बड़ा दल था।
जितना व्यक्तिगत अपमान राहुल गांधी का नरेंद्र मोदी एंड कंपनी ने किया है, लेकिन कम से कम 25 साल छोटे हैं या 22 साल छोटे हैं मोदी से, राहुल ने जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया और जो पूरे कलंक को धोके वो सामने आए हैं, वो अब पूरा देश देख रहा है। तो यहां पर जब हम बात करते हैं इनके खेल की, तो आप याद करिए, कहीं भी किसी भी स्तर पर इन्होंने कोई ऐसा उपाय नहीं छोड़ा है जो इन्होंने सत्ता में बने रहने के लिए नहीं किया है। महाराष्ट्र में देखिए तो जो भ्रष्ट थे उनको अपने साथ ले लिया, उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, पूरे कांग्रेस के वो भ्रष्ट जो इनके निशाने पे थे आज इनके साथ हैं। क्या करेंगे आप? वो केंद्र में मंत्री भी बने बैठे हैं, बहुत सारे राज्यों में मंत्री बने बैठे हैं, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो 1/4 सरकार बीजेपी की कांग्रेसी है, गुजरात हो, कहीं भी देख लो आप, हर जगह ये जो नई परंपरा शुरू की, नई परंपराएं इन्होंने डाली। पहली परंपरा शुरू की जो जिसको एक नारा था, इन्होंने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, कुछ साल के भीतर ये नारा हुआ खाऊंगा खाऊंगा खाऊंगा, सिर्फ मैं ही खाऊंगा, किसी को नहीं खाने दूंगा। ये एक नया नारा जो आप कभी भी देखें। दूसरी चीज ये है कि किसी भी योग्य नेता को पार्टी के भीतर पनपने नहीं दिया है, वो भी इसी का हिस्सा है। पूरे देश में देखिए आप, बहुत सारे नेता तो अब दुनिया में नहीं रहे। गोपीनाथ मुंडे की मौत कैसे हुई, कभी आज तक उसका जो सही मामला उजागर नहीं हुआ है। क्या हुआ, कैसी बीमारियां अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, मनोहर पर्रिकर, अनंत कुमार को आई और इतनी जल्दी कैसे गए, ये किसी को नहीं पता है। गुजरात में बड़ी लंबी फहरिस्त है, बहुत लंबी फहरिस्त है गुजरात में भी, जब ये मुख्यमंत्री हुए। अरविंद पांड्या की मौत का तो मामला आज तक घूम रहा है, उनका परिवार साफ साफ कह रहा है। तो कुर्सी पाने के लिए, जब मैं ये डंके की चोट पे कहता हूं कि जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने उसी वक्त पॉलिटिक्स ऑफ एलिमिनेशन शुरू की। सबसे पहले अपनी पार्टी में किया। संजय जोशी इसका जीता जागते उदाहरण है। प्रवीण तोगड़िया बदहवास मिले थे, किसकी सरकार थी? तो यही आते आते नरेंद्र मोदी ने पूरे देश पर यह प्रूव कर दिया। अब एक ही है, कहीं भी हो, वो सिर्फ लूट रहे हैं। वो चाहे चंदे का जरिया हो, चाहे वो और तरीका हो, चाहे गिव एंड टेक हो। अब जिनकी बात आती है, अडानी बंधु A1 कहां से कहां पहुंच गए हैं, कब से शुरू है उनका काम, पूरे देश में हर जगह, एयरपोर्ट हो, रेलवे स्टेशन हो, दुनिया भर की चीजें उनके पास हैं। और इसके बदले हासिल क्या किया? परचेजिंग पावर। बीजेपी के पास परचेजिंग पावर है, इतना रुपया है उसके पास। ये तो कंपनियों के जरिए आया है, कुछ हजार, 7-8 हजार करोड़ जो 11,000 में है। बाकी नंबर 2 में कितना है? कुछ साल पहले बीजेपी के दफ्तर से उनके अकाउंटेंट होते थे, उन्हीं के पास से करोड़ों गायब हुआ था। तो ये जो चीजें की हैं, ये नए तरह की भाजपा है। ये अटल जी, अडवाणी जी, ठाकरे जी, राजमाता सिकंदर वक्त की भाजपा नहीं है। और ये भाजपा, मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये भाजपा नरेंद्र मोदी के साथ नहीं गई तो देश से भाजपा का नामो निशान मिट जाएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं अपने दर्शक हैं करीब सभी का स्वागत मैं पुनः करूंगा। अरुण जी, इस वक्त हमें 8,000 लोग लाइव देख रहे हैं और मैं, चूंकि बहुत सारे दर्शक नए जुड़े हैं, तो हम बता दें कि हम जो चर्चा कर रहे हैं कि बेंगलुरु की एक स्पेशल कोर्ट ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ FIR करने का आदेश दिया है। एक जन अधिकार संघर्ष परिषद, इलेक्टोरल बॉन्ड का जो घोटाला है, उसे लेकर कोर्ट पहुंची और उस पर आदेश हुआ है। कल हुआ है ये आदेश, और मैं बार बार इसीलिए स्मरण कर रहा हूं कि ये कल का आदेश जो गोदी मीडिया हंगामा खड़ा करता है वो नहीं बता रहा है, आप तक नहीं पहुंचा रहा है, जो देश का दर्शक है या देश में जो लोग जानना चाहते हैं नहीं पहुंचा रहा है। तो इस मामले में अब निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उलझने बढ़ गई हैं। जो हमारे साथ जुड़े दिनेश जी, जो ये तमाम हम बात कर रहे हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और जो जिस तरीके का इनका सीन है, और हमने निर्मला सीतारमण इनका अहंकार देखा है। अभी ध्यान करिए, GST वाला मसला हुआ था, जब लोगों ने उठाया था उसको, एक वो व्यापारी को कैसे लताड़ लगाई थी, उसका वीडियो बना के वायरल किया था। ये इनका एक कहीं घमंड, कहीं जो एक अहम है। कैसे आप फंसे हैं, आप जो हमने कहा ऊंट पहाड़ के नीचे, क्या कहिएगा आप? सर, अहंकार तब जब टूटने लगता है तो इंसान फड़फड़ाने भी लगता है। और ये जो फड़फड़ाहट आपको देख रही है, ये फ्रस्ट्रेशन जो इस वक्त इन लोगों में है, ये आपको भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स जो हैं मंचों से इसको प्रदर्शित करते हुए नजर आएंगे। आपने हाल ही में देखा होगा कि एक जनसभा में नरेंद्र मोदी जी एक वहां ऑडियंस में किसी को ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि भैया इसको क्या तकलीफ है। ये जो है, अभी वो वक्त नहीं रहा है सर
ये सब मेन स्ट्रीम मीडिया सब कुछ कर रहा है। यहाँ सोशल मीडिया पर और यूट्यूब और फेसबुक पर सब कुछ जो चल रहा है, वहां लोगों के पास कट पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। वहां वो लाइव कर देते हैं और फिर जो चीजें वो लोग छुपाने की कोशिश करते हैं, वो सब यहाँ जाहिर होने लगती हैं। और हालात ये हैं कि कहीं तो ये चर्चा कई बार सामने आई है कि कुछ लोग लाशों की राजनीति करते हैं। ये सब शब्द जो आते हैं, ये सब परिभाषाएं ऐसे परिभाषित नहीं होती। इनके पीछे कुछ ना कुछ धुआं तब उठता है जब कहीं आग होती है, ये बड़ी साफ सी बात है। लेकिन इस वक्त मसला ये है कि मुख्य मुद्दों से हटाकर देश की जनता को बरगलाने का जो काम पिछले 5, 7, 8, 10 साल से हो रहा है, उससे लोग अब आजिज आ चुके हैं। अब हकीकत की तरफ देखने लगे हैं और हकीकत जो है वो अब इस पर्दा जो है ना, वो पर्दा जिसके पीछे ये काम हो रहा था, वो पर्दा फट चुका है। लोगों की आंखें खुल गई हैं और इसका नतीजा ये हुआ है हाल ही में हमने जो लोकसभा चुनावों में जो परिणाम देखे हैं उसके। और इसी चैनल पर हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, शायद अरुण जी ने ही ये बात कही थी कि वो केंचुआ अगर नहीं होता तो हालात कुछ और होते। तो ये केंद्रीय चुनाव आयोग के लिए इनका रेफरेंस जो था, मैं उसके लिए इनको बधाई देता हूँ, क्योंकि वो इस तरह से काम करता है कि आपने देखा होगा अभी भी एक वो जो चर्चा आई सामने और उसमें उसके ऊपर चुनाव आयोग भी खामोश है। सुप्रीम कोर्ट भी ये जानना चाहता है कि वो 4,67,000 वोट एक्स्ट्रा, 4,67,00,000 वोट एक्स्ट्रा कहां से काउंट हो गए, जब वो फॉर्म 70C में कुछ और दिख रहा है और आपका जो फाइनल रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें कुछ और दिख रहा है। तो ये काउंटिंग का ये झोलमाल जो है, ये आपने लास्ट के जो 2 फेजेस लोकसभा के हुए वहां देखा। और अब ये जो घटनाक्रम बेंगलुरु से उठकर आया है, ये जो घटनाक्रम अब एक कोर्ट से आदेश आया है कि FIR दर्ज की जाए। मुझे नहीं मालूम उस जज का क्या होगा क्या नहीं होगा। ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न सामने खड़ा हो रहा है, क्योंकि उसने तो व्यक्ति ने अपना विवेक वहां यूज किया होगा, जो उनके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स आए होंगे, उनके पास कुछ एविडेंसेस इस तरह से जब ऑन द टेबल रखे गए होंगे, तो उस आधार पर उन्होंने अपना विजडम यूज किया होगा। लेकिन हालत यह है कि जैसे जस्टिस लोया की बात करते हैं और बाकी लोगों की, आपको याद होगा इसी सरकार के टाइम में सुप्रीम कोर्ट के 5 जज पहली बार प्रेस के सामने आए और उन्होंने कहा ये जो परिस्थितियां हैं ये घातक है देश के लिए। तो ये सब चीजें जो हैं ये दर्शाती हैं कि हम एक डेमोक्रेटिक सेटअप में नहीं रह रहे हैं। बेशक आप 1000 बार बोले कि हमने संविधान को हाथी पर रखा और नीचे पैदल चलते रहे, ऐसा बोलते हैं मोदी जी। अरे आपने उसको तो हाथी पे रख दिया, लेकिन वो पढ़ने वाली अरुण जी ने कहा ना कि वो जितना ज्यादा झूठ वो बोलते हैं वो छुपा नहीं है देश से कहीं। तमाम जिस लेवल पे वो पूरी दुनिया में घूमे हैं, कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहां उनका नाता रिश्ता ना रहा हो। जितनी उम्र नहीं है उससे ज्यादा वक्त उन्होंने बिताया। अरुण सर, मैं एक सवाल करूंगा, मैं आप करिए दिनेश जी, आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं अरुण सर। जी सर, मेरा यही संदर्भ है कि ये जो लोग हैं, ये जो कुनबा है, ये कुल मिलाकर एक झूठ का बहुत बड़ा परिंदा है और इससे आप निजात इस देश को मिलनी चाहिए, मैं तो ये मानकर चलता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल अरुण सर, हम 10 साल से देख रहे हैं, 10-11 साल से, और उसके पहले भी देखा है। गुजरात का जो दौर था कि झूठ सचमुच कौन बोलता है, आपने बहुत स्पष्ट किया। और अब देखिए प्रतिकार करना शुरू हो गया। मैंने एक अभी ताजा वक्तव्य देखा, वो जो प्रियंका गांधी जी के पतिदेव हैं वाड्रा साहब का एक वक्तव्य आया। उन्होंने बड़ी ताकत से बोला है कि करिए ना हुजूर, कौन सी जमीन। हरियाणा में अभी 2 दिन पहले, कल भी बोला, परसों भी बोला उन्होंने, जिस तरीके से बीजेपी लगी है, स्पष्ट किया। मुझे लगता है प्रतिकार करने का वक्त है और जो इनके झूठ थे इसी से ओपन अप होंगे। तो जो वाड्रा वाला भी बयान है, वो जो भ्रष्टाचार की बार बार मोदी जी बात करते हैं, कर खुद रहे हैं और ब्लेम दूसरों पर है, उसको लेकर भी मैं चाहूंगा एक टिप्पणी आप करें। संजीव जी, सबसे बड़ी बात है, मैंने कई बार कहा, आप देखिए राहुल शायद वाड्रा को जीजाजी नहीं कहते होंगे शायद, क्योंकि वो बहन छोटी है तो नाम से ही बुलाते होंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी को हमने कई मंचों पे जीजाजी 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 करते सुना है, देखा है। दिनेश जी ने भी देखा होगा। तो वो जीजाजी पर अब 10-11 साल होने वाले हैं। जीजाजी को दक्षिणा दे दो, उन्हें जेल भेज दो, उनके खिलाफ कार्रवाई कर दो। 10 साल से तो हरियाणा में आपकी सरकार है, कौन सी जांच नहीं रही और झूठ अभी भी बोल रहे हैं आप।
ये जो झूठ बोलने की आदत है, झूठ बोलो 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 बोलते रहो, गोयल्स की भी तो थ्योरी को इन्होंने जो है बिल्कुल प्रूव कर दिया है। ये कहीं भी पीछे नहीं हट रहे हैं झूठ बोलने से, जबकि सच, अब सबसे बड़ा झूठ देखिए, अभी इन्होंने अमेरिका में कहा कि मैं जब कुछ नहीं था तब मैं 29 राज्यों का अमेरिका का दौरा कर चुका था। अमेरिका में ये कहते हैं और भारत में कहते हैं कि मैंने 35 साल 40 साल भीख मांग के गुजारा किया है, मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं चाय बेचता था ट्रेन के डिब्बे में, उस स्टेशन पे चाय बेचते थे जो स्टेशन था ही नहीं तब। तो ये झूठ। अच्छा, एक बात और है, इन्हें इस बात की भी शर्म नहीं आती कि वो झूठ दुनिया सच जान रही है कि क्या है, लेकिन देश का प्रधानमंत्री होने के बाद वो अपने झूठ से नहीं मुकरते हैं। अभी भी वो जीजाजी कर रहे हैं, अमित शाह भी कर रहे हैं, और वो, अरे भाई 10 साल में क्या नायब सैनी तो कुछ महीने का है, खट्टर क्या कर रहे थे, किसने रोका था? आप लगातार झूठ बोल रहे हैं। आपने एक एफआईआर गांधी परिवार के खिलाफ करवा दी है, आप तड़ी पार को लेके बैठे हुए हैं, आपने केस खत्म किए हैं। हरेन पंड्या के परिवार से पूछिए आज क्या बोलेंगे। तो इनकी तो बुनियाद उस पे है। और हम जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, निर्मला सीतारमन ने जब ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पे ये योजना बंद कर दी गई इलेक्टोरल बॉन्ड की, इसको उन्होंने असंवैधानिक बता दिया, तो हिंदुस्तान टाइम्स को इंटरव्यू में कहा था हम इसे फिर लाएंगे। और एक और चीज, मैं तो अपने दोस्तों दर्शकों से और सबसे कहूंगा कि निर्मला सीतारमण के पति प्रभाकर जी ने कुछ किताबें लिखी हैं। ये जितनी मंत्रिमंडल में रह के मोदी जी के खड़ाऊ उठाती हैं, जितना उनके आदेश पे चलती हैं, प्रभाकर जी ने उतना ही दूध का दूध और पानी का पानी किया है। जब घर के भीतर सच बोला जा रहा है और उसे अनदेखा कर रही हैं, तो निर्मला सीतारमण तो झूठ मंडली की सदस्य हो गई हैं। मोदी जी के झूठ हर जगह हैं, मुझे कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। पूरे सोशल मीडिया में अगर अमित मालवीय की टीम ने एक वीडियो डाला है तो दूसरी तरफ से 7 वीडियो आए हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं। एक तरफ राजीव शुक्ला को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, आज भी वो वीडियो है, बहुत पहले का इंटरव्यू है। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी ने डिग्री प्रिंट करके दे दी उस जमाने में जब कंप्यूटर में डिग्रियां नहीं लिखी जाती थी, वो भी इंटायर पॉलिटिकल साइंस की। मुझे लगता है कि मैं तो भाई लंबा जीवन जी चुका हूं, दिनेश जी भी अनुभवी हैं, हम लोगों ने इंटायर पॉलिटिकल साइंस तो सब्जेक्ट मैंने मिलिट्री साइंस पढ़ी है भाई, वो पॉलिटिकल, वो भी इंटायर पॉलिटिकल साइंस। तो मुझे लगता है कि इंटायर पॉलिटिकल साइंस में ये सब्जेक्ट भी जोड़ा गया होगा कि कैसे लोगों से पैसे वसूलने हैं, कैसे विरोधी दलों के लोगों को खरीदना है, कैसे विरोधी दलों को खत्म करना है, कैसे विरोधियों की राजनीति खत्म करनी है। ये सिर्फ और सिर्फ इंटायर पॉलिटिकल साइंस में ही सिखाया जाता होगा, वरना कोई पॉलिटिशियन, अगर ये स्थिति होती तो कांग्रेस ने तो लंबे समय तक राज किया है, कभी भी फिर बीजेपी आ ही नहीं सकती थी। अगर राजीव गांधी ने मदद नहीं की होगी अटल जी से, अटल जी अब रहे नहीं, उन्होंने तो साफ कहा था, तो क्या होता? ये लोगों की हत्या कराने पे तुले हुए हैं, लोगों को का राजनीतिक चरित्र हनन करते हैं। पूरे गांधी परिवार को लेके जो बातें की हैं, कोई भी सभ्य समाज का आदमी किसी भी महिला के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, वो नरेंद्र मोदी ने सोनिया गांधी के लिए किए हैं। पारिवारिक रिश्तों को लेकर के लगातार बात कर रहे हैं। आपने वाड्रा का पूछा है, रॉबर्ट वाड्रा का, तो किसने? लगातार पब्लिक में आप बोल रहे थे, करके दिखाते, कौन रोक रहा है? ईडी, सीबीआई और जाने क्या क्या आपके पास है, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। हाँ, बकवास जरूर करते हैं, मंच पे खड़े होके बोलते हैं। चरित्र, कपड़े से ज्यादा चरित्र बदलता है, जितना जार कपड़े बदलते हैं उससे ज्यादा जवान बदलती है, चरित्र बदलता है। हर जगह रिश्ते बना लेते हैं, कहीं घोड़ी जो है वो गुजरात की हो जाती है तो क्या बोलोगे आप, राजस्थान में घोड़ा घोड़ी का संबंध बनाते हैं, मतलब कोई मौका नहीं चूकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, शर्म नहीं आती है। वो तो सर वो कहीं से कहीं तक वो रखा है, वो कहीं ऐसी जगह रख दी है कि, और महामानव है, महामानव। जी जी, एक याद कीजिए सर, शर्म वाला जो समस्या है बड़ी अलग तरह की है। वो तो वहाँ वो तो बोलते नहीं है, बायोलॉजिकल है नहीं वो व्यक्ति, तो फिर उससे एक मुहावरा था ना, बेच खाई है, मतलब बेच खाई है। अपने माता पिता की एग्जिस्टेंस को ही उसने डाउटफुल कर दिया है, वो तो आगे अब हम क्या कहें। लेकिन जो अरुण सर एक और सवाल था मेरा, दिनेश जी ने नहीं कहा, आप शायद उस पर कोई थोड़ी टिप्पणी करें। एरोगेंसी की बात है, जो हम जीएसटी वाली बात करते हैं, मतलब आप रस्सी जल गई, ऐठन नहीं गई, आप वीडियो बनवाते हैं, उसे जारी करते हैं, उस व्यापारी को लज्जित करते हैं, पूछ लेता है। यदि देश सही सवाल पूछ ले तो वो भी आपको रास नहीं आता, उसमें भी आपको मतलब पीड़ा होती है, और आप अपनी हद पार करने से बाज नहीं आते।
संजीव जी, मैंने केंद्र सरकार 8-9 साल कवर किया है। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उनसे 1 to 1 आमने रास्ते में रोक के बात की है। चिदम्बरम साहब गृह मंत्री थे, वो अंग्रेजी बोलते थे, हिंदी नहीं बोलते थे। हर महीने हमने उन्हें फोर्स किया था, जब वो गृह मंत्री थे, 1 तारीख को हर महीने की अपने विभाग का पूरा चिट्ठा हमारे सामने रखते थे और इतनी तीखी बहस होती थी। कभी ऐसा नहीं हुआ कि टाइम्स ऑफ इंडिया के मैनेजमेंट को शिकायत गई हो। आज इनका पहला काम ये है, अमित शाह से सवाल पूछो तो वो कह देते हैं नहीं भैया बहस करोगे क्या, सवाल का उत्तर नहीं देते हैं। नरेंद्र मोदी ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। निर्मला सीतारमण या अन्य मंत्री, उनका भी वही हाल है। वो उसी तरह से इनका जो घमंड है, इन्होंने जिस तरह के खेल किए हैं, सवाल पूछना, जवाब नहीं देना, और ये जो आज का नाटक है, आज इनकी पूरी ताकत जिस बात पे लगी है वो ये लगी है कि गला दबा दो, बात मत उठने दो। अन्यथा आप याद करिए, इतनी नैतिक पार्टी थी कि एक वोट, गिरधर गोमांग का वोट अगर वाजपेयी जी चाहते तो उनको वोट का अधिकार नहीं रहता। वो सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे, बिल्कुल। वो लोकसभा अध्यक्ष उन्हें रोक सकते थे, लेकिन उनका नहीं, और सरकार गिरने दी। अब 163 विधायक विधानसभा में मध्य प्रदेश की हैं, लेकिन कांग्रेस के बिक रहे हैं तो उन्हें खरीद लेंगे, आ जाओ। पेट ही नहीं भरता। और जो दूसरी बड़ी चीज हुई है, ये तो इलेक्टोरल बॉन्ड है। मैं तो एक और बात कहता हूं कि देश की जनता को, या ये जो जनाधिकार संघर्ष परिषद या एडीआर को, ये देखना चाहिए कि जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी संगठनों की सरकार है, उन राज्यों में सरकारी धन की साइफनिंग किस तरह से की गई है, कैसे राज्य सरकार का पैसा ठेकों के जरिए और वैसे निकाला है। आप याद करिए, उत्तराखंड में वो जो सुरंग धंस गई थी जिसमें लोग दबे रहे, क्या उसकी जांच हुई? क्या उसकी गुणवत्ता की बात हुई? हर तरफ से इनके व्यापार में, जो इनके खून में व्यापार है, और इन्होंने सरकारी धन में भी व्यापार कर लिया है। जो जनता की जेब से जीएसटी और ये तो निकाला ही है, जनता के लिए जो पैसा है वो कंपनियों के जरिए निकाला है और उसको बॉन्ड के जरिए पाया है। ये साफ दिख रहा है। और भाई एक पब्लिक फोरम पे एक बात हो जाए ना, सुप्रीम कोर्ट जांच करा ले, पॉलिटिशियंस को हटा दीजिए, चार जजों को लगा दीजिए, वो सब बता देंगे। और इनका चेहरा इतना काला होगा कि फिर कोई साबुन, कोई डिटर्जेंट इनका चेहरा साफ नहीं कर पाएगा। चरित्र काला है, दुनिया ने देख लिया है। झूठ बोलते हैं, दुनिया ने देख लिया है। लेकिन लूट इनकी जो है, जिस काले धन की बात ये करते हुए सत्ता में आए थे, वो काला धन आप स्विस बैंकों में देखिए कितने गुना बढ़ गया है। जो लोग भाग के पैसा लेके गए हैं उनके साथ क्या है, और जिन A1 A2 की बात हो रही है, उनकी कंपनियों को कितना बैंकों का पैसा उसको जो है माफ किया गया है। सारा 17 लाख करोड़, 17 लाख करोड़ सारी लूट हो रही है। और यही तरीका है, कहीं बॉन्ड है तो कहीं कर्ज माफी है, तो कहीं वसूली है, सब कुछ चल रहा है और कोई रोक नहीं पा रहा है। बिल्कुल। अरुण सर, मैं अंतिम प्रश्न दोनों से आपसे करूंगा। अब ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया, तो जो बाकी भी हैं, मेमने हैं, वो कोई बचेगा नहीं। आपने A1 A2 और तमाम बात की। दुनिया के जो लोग हैं, जिन ने इस देश को लूटा है, मुझे लगता है अब सबकी बारी है धीरे धीरे। ठीक है कि अभी ये बहुत शुरुआत है, शुरुआत तो हुई कम से कम इस मामले में। FIR होना ही अपने आप में, जो अभी दिनेश जी ने भी कहा कि वो जज के दिल गुर्दे की बात उसने सब सोच के उसने फैसला, और मेरिट के आधार पर होता है फैसला, वहां जो प्रमाण है सबके आधार पर दिया होगा। तो क्या आप अंतिम टिप्पणी आप दोनों से कि ऊंट पहाड़ के नीचे और अब मेमने भी बचने वाले नहीं, क्या आपकी प्रतिक्रिया होगी? देखिए, सबसे पहले एक बात बता दूं, अभी मैं देख रहा था जब दिनेश जी बात कर रहे थे, अब पूरे मीडिया में ये खबर आ गई है, ऑनलाइन सभी अखबारों में और सब जगह जो है वो चल पड़ी है। FIR दर्ज होने के बाद हमें ये 18 घंटे हो गए थे। हमने आज जैसे ही देखा तो हमने कहा ये सबसे पहली खबर है, आज बड़ी खबर है, तो आप लोगों को बुलाया जाए और उस पर चर्चा की जाए। संजीव जी, अभी देखना ये है कि वो जो अजय भाई ने बात कही थी, दिनेश भाई ने, सॉरी, कि उस जज का क्या होगा। क्योंकि हमें उम्मीद इसलिए ज्यादा है कि वहां कांग्रेस की सरकार है, मुख्यमंत्री खुद संकट में, उनको भी इसी तरह से फंसाया गया है। अब वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, देना भी नहीं चाहिए, सारी चीजें क्लियर हैं। वैसे हम किसी के वकील नहीं और हम उन्हें सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं, लेकिन वहां जो है ये चीज पक्की है कि कर्नाटक में जो आदेश हुआ है उसका असर दिल्ली तक आएगा। और मुझे लगता है कि ये आदेश उस गणेश परिक्रमा को रिमोट से उड़ा देगा एकदम।
जैसे क्या रिमोट से उड़ा के बैठे बैठे जब हम आप चांद पे बात करते हैं, तो ये आदेश जो है ना सुप्रीम कोर्ट में गणेश जी को सही लाइन पे खड़ा कर देगा। वो विध्वंस कर देंगे उन लोगों का जिन्होंने इस देश को लूटा है, इसकी भारत माता को लूटने वाले, माता कह के लूटने वाले, गाय का ये मांस खाने वाले, गाय गणेश जी का बेचने- विसर्जन, गणेश जी का विसर्जन में स्थापना बड़े मान सम्मान और 10वें दिन उनको समर्पित कर, वो उनको विसर्जित करके आते हैं। अब 10 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, ठीक है, एक आध दिन नहीं, ऊपर है ऐसा अभी अभी संजीव जी जो दिनेश भाई ने कही, इसको और आगे बढ़ाएंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि गाय का मांस बेचने वालों से करोड़ों रुपए लेके लेना तो गोमांस खाने के बराबर है। तिरुपति के मंदिर में तो थोड़ा मिला है, इन्होंने तो पूरी गाय खाई है। भाई गौमांस बेचने वालों से पैसे ले रहे हो, इसका अर्थ क्या है? आप मुझ पे मुकदमा कर सकते हैं, लेकिन मैं ये बात पूछता हूं आपसे कि गाय का मांस बेचने वालों से अगर आपने चंदा लिया है तो इसका क्या मतलब है? ये गोमांस खाने के बराबर है। बिल्कुल बिल्कुल सही। दर्शी जी, ये आपकी सब गोमांस खाने के बराबर ही नहीं, ये गौ हत्या के बराबर भी है। बिल्कुल ये बहुत बहुत संवेदनशील मामला है। यहाँ जिस धर्म की ये ठेकेदारी लेकर घूम रहे हैं ना, मेरे बहुत सारे लोग मित्र हैं उस वर्ग में भी रहते हैं, और आए दिन ये धर्म और विधर्म की बात करने लगते हैं। तो मुझे ये उनको कहना पड़ता है कि भाई साहब, मैं क्या हूँ, किस धर्म से आता हूँ, ये मुझे आप नहीं सिखाएंगे। ये चीज मेरे खून में है, और मुझे मालूम है कि मुझे अपनी रक्षा कैसे करनी है। आपके कार्यकाल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि आप हिंदू को कमजोर दिखा रहे हो, और इतना कमजोर बता रहे हो कि वो सड़कों पर उतरकर अपनी जान की भीख मांग रहा है। इस तरह का हिंदू कभी नहीं हुआ। देश में सब लोगों को एक सौहार्द के साथ रहने की जो क्षमता देता है, वो हम लोग देते हैं। यहाँ बाकी सब लोग मुट्ठी मुट्ठी भर है। तो वो ये गुलदस्ता जो है जिसको नेहरू और गांधी ने बनाया था, उसमें अगर कुछ लोगों को जाना था, वो चले गए, चाहे वो बांग्लादेश चले गए, चाहे पाकिस्तान चले गए, और उस वक्त जो होना था हो लिया। उन चीजों को जितने गड़े मुर्दे उखाड़ोगे, उतनी ही दुर्गंध निकलेगी। इसलिए बेहतर है कि ये बंद रहें। तो इस बहुत जरूरी है। और इनकी शर्म की जहां तक हम बात कर रहे हैं, हम ये उदाहरण तो एक अलग है सर। इन्होंने राम मंदिर बनाया, वो टपकने लग गया। इन्होंने संसद भवन बनाया, वो टपकने लग गया। इन्होंने स्पेस टेक्नोलॉजी से सड़कें बनाई, वो टूटने लग गई, वहां सड़कें धंस गई। वहां हालत देखो, करप्शन, लेवल ऑफ करप्शन एट पीक। और ये लोग फिर बेशर्मों की तरह मुस्कुराते हुए फिर वही भाषण, हम देश का ये करेंगे, हम देश का वो करेंगे। कभी महंगाई, रोजगारी और देश की बात ये नहीं करेंगे। दिस इज देयर कैरेक्टर। जी जी। मैं एक बात और कहूंगा संजीव जी, एक बात और कहूंगा। देश में पहला एक उदाहरण होगा, एक राजनीतिक दुनिया में ऐसा होगा, एक तरफ महात्मा गांधी को भी पिता कह रहे हैं और दूसरी तरफ गोडसे को भी पिता कह रहे हैं। मतलब गांधी के हत्यारों को भी पूज रहे हैं और गांधी को भी कह रहे हैं। इससे बड़ा दोगलापन, राजनीतिक दोगलापन अभी तक शायद देश ने नहीं देखा होगा, या दुनिया ने नहीं देखा होगा। इससे ज्यादा अज्ञानता भी यही है सर। इससे ज्यादा अज्ञानता ये नहीं हो सकती कि गांधी फिल्म आने के बाद गांधी को जानने लगे लोग। वही है, उनकी नजर में अरे जो हद है। अब मतलब अब अपनी इज्जत तो बचा लो लोगों की ना सही। नहीं, जहां जाते हैं जिस देश में, वहां गांधी मौजूद है। और इन्होंने दरअसल वो अपने बारे में बता रहे थे। गुजरात में पैदा हुए, घर से भाग गए, भीख मांगते रहे, घूमते रहे। वे भीख मांग मांग के अमेरिका घूमते रहे, तो इन्हें पता ही नहीं था कि गांधी कितने महान है। उन्हें गांधी तो एडिनबरो की फिल्म से पता लगा कि गांधी यही बता रहा है। और हमारे देश के, हमारे बहुसंख्यक भाई जो हैं, सिर्फ राम और उनके बहकावे में आके, दरअसल बात वही है कि वो कहावत है ना कि कौवा नाक ले गया, कह दिया तो नाक नहीं देखा, कौवा के तरफ भाग पड़े, कौवा ढूंढ रहे हैं। रामचंद्र जी का मंदिर जैसा बना है, जितनी लूट हुई है, भगवान राम ही इनसे बदला लेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने अरुण जी महाकाल फेज 2 देख लीजिए। कल ही 2 लोग मर गए साहब, कल ही मरे हैं 2 लोग वहां। भ्रष्टाचार की मतलब ऐसी मिसाल है कि जिसपे कुछ नहीं हो रहा है। आप संजीव जी, एक बात और, स्कूलों में टीचर नहीं है, स्कूलों में बिल्डिंग नहीं है, स्कूलों में सुविधा नहीं है सरकारी, और हजारों करोड़ के देवताओं के लोग मध्य प्रदेश में बन रहे हैं। हजारों करोड़ का खेल जो है, चाहे बनारस में हो, चाहे कहीं और हो, देख लो आप, सब तरफ मथुरा को लेके आ रहे हैं।
जिन मुद्दों पे बात करनी चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। कितना, चाहे किसान का मुद्दा हो, चाहे आदमी व्यापारी पर जीएसटी का मुद्दा हो, चाहे आम आदमी की सुरक्षा का मुद्दा हो, कहने को बात कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन बात कहीं नहीं, सिर्फ जलेबी बना रहे हैं और अपना हित देख रहे हैं। जनता ने जवाब दिया है और कायदे से देगी। ये समझ लीजिए कि कर्नाटक की अदालत का फैसला ये ताबूत की पहली कील है, आखिरी कील गणेश जी ठोकेंगे, सुप्रीम कोर्ट ठोकेगा उसमें। बिल्कुल ठीक कह रहा है वो। कीलों का ठुकने का क्रम पहले भी था और अब बिल्कुल तेजी से ठुक रहा है और अंतिम कील नजदीक है, वो दूर नहीं है। मैं करीब 10,500 दर्शक अभी भी हमसे जुड़े हुए हैं लाइव। मैं उनको बताना चाहूंगा कि हमारी जो चर्चा थी उसमें बेंगलुरु की एक स्पेशल कोर्ट ने निर्मला सीतारमन के खिलाफ एफआईआर करने का आदेश दिया है इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले में। उस पर हम चर्चा कर रहे थे। अरुण जी, शानदार और बेहतरीन चर्चा के लिए आपका, और दिनेश जी आपका, आपने हमें बहुत सारा वक्त दिया और शानदार तरीके से हमारे दर्शकों के सामने अपनी बेबाक राय प्रकट की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो ये थी हमारी इस शो में विशेष चर्चा। फैसला आप ही कीजिएगा। आप, यदि आपको चर्चा अच्छी लगी तो हमारे जो चैनल है उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ये जरूर बताइए कि चर्चा आपको कैसी लगी। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।